हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बीसीसी 2021 का बायोलॉजी का पेपर देखेंगे। यानी जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस को किया था, है ना। आज हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ जाइए। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे चैनल से भी जुड़ जाना होगा, ताकि आप लोगों को डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल सके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है द फिलामेंट इन फ्लेजलम कैन रोटेट बाय 360 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री या 80 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फ्लेजेलम में जो फिलामेंट होता है वो कितने डिग्री एंगल पर रोटेट कर सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे फ्लेजेलम जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कसाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाभिका। तो बताइए, कसाभिका में तंतु जो है, फिलामेंट का मतलब क्या होता है? तंतु होता है। तो कशाभिका में जो तंतु होता है वो कितने डिग्री एंगल पे रोटेट कर सकता है, घूम सकता है? जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी 360 डिग्री, देन आपके इस क्वेश्चन का आंसर सही है। तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि फ्लेजेलम जो है, फ्लेजेलम में फिलामेंट जो है ये 360 डिग्री तक घूम सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है दिस टाइप ऑफ वैक्यूल्स कंटेंट हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन ए सैप, ऑप्शन बी कंट्रैक्टाइल, ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन डी एयर। जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट। देखिए प्रश्न ये बोला है कि किस तरह के वैक्यूल्स में हाइड्रोलिसिस होते हैं, है ना। तो किस टाइप में होते हैं ये? तो बच्चों भोजन में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी यदि आपने आंसर दिया है देन आपका आंसर सही है। तो फूड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है विच कंटेंस क्रिस्टी। यानी क्रिस्टी किस में होता है? न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट, है ना। विच कंटेंस क्रिस्टी, यानी क्रिस्टी जो है किस में निहित होता है, किस में पाया जाता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी माइटोकॉन्ड्रिया, देन आपके क्वेश्चन का आंसर सही है ना। अब देखिए बात आई है माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, बात आई है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये इसे जो है ना कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें ऑक्सीश्वसन के दौरान निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में जो है संचित होती है, एटीपी के रूप में स्टोर होती है, ठीक है। बात करेंगे स्टूडेंट, इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों अल्टमैन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा। कब? तो ये भी याद रखना है 1886 में, ठीक है। हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है प्रोटीन्स विच हेल्प अदर प्रोटीन्स टू फोल्ड प्रॉपरली आर कॉल्ड। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि वह प्रोटीन, है ना, एक ऐसा प्रोटीन जो दूसरे प्रोटीन को ठीक प्रकार मरोड़ने में सहायता करती है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है शेप्रॉन कहते हैं, या उसको एक्टिन कहते हैं, या उसको पॉरिन कहते हैं, या उसको सिंथेसिस कहते हैं। जल्दी से बताइए। यानी प्रोटीन्स विच हेल्प अदर प्रोटीन्स टू फोल्ड प्रॉपरली आर कॉल्ड, है ना। यानी वह प्रोटीन जो दूसरे प्रोटीन को ठीक प्रकार मरोड़ने में सहायता जो है प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी शेप्रॉन्स, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है भैया, वो प्रोटीन कौन सी है जो दूसरे प्रोटीन को ठीक प्रकार से मरोड़ने में सहायता प्रदान करती है? वो शेप्रॉन्स है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है पैक्टिक पॉलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन। यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि पैक्टिक बहुसर्कराइड किन में उपस्थित होता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है साइटोस्केलेटन, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी सेल वॉल, चौथा ऑप्शन है टर्शियरी सेल वॉल। देखिए
हिंदी में देखिए साइटोस्केलेटन को क्या कहेंगे बच्चों, कोशिका कंकाल, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कला। और तीसरा जो ऑप्शन है प्राइमरी सेल वॉल, इसको प्राथमिक भित्ति कहेंगे। और यहाँ पे टर्शियरी सेल वॉल, इसको तृतीयक भित्ति कहेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी प्राइमरी सेल वॉल, देन आपके क्वेश्चन का आंसर सही है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, इन इडियोग्राम क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग साइज, डिक्रीजिंग साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कहा गया है कि इडियोग्राम्स में, है ना, इडियोग्राम्स में जो एक जीव के गुणसूत्र है उनको किन आधार पर अरेंज किया गया है, उनको किस बेसिस पे जो है अरेंज किया गया है, उनको बढ़ते क्रम में जो है अरेंज किया गया है, या घटते क्रम में, या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर पे, या नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स पे। बताइए, बिल्कुल फास्ट बताना है। इडियोग्राम्स में जो गुणसूत्र है ना, जीवों के जो गुणसूत्र है उनको किन आधार पर अरेंज किया गया है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी डिक्रीजिंग साइज पे, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इनको घटता हुआ आकार में जो है अरेंज किया गया है, डिक्रीजिंग इन साइज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, फ्लो साइटोमेट्री अलाउज डिटेक्शन ऑफ डिफरेंसेस इन लेंथ ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज स्मॉल एज अबाउट। देखिए यहाँ पर प्रश्न ये कहा गया है, फ्लो साइटोमेट्री कहने का मतलब क्या, प्रवाह कोशिका भित्ति न्यूक्लिक अम्लों की लंबाई में कम से कम कितने अंतर को जो है डिटेक्ट कर सकती है ना। यानी कम से कम कितने अंतर को ये जो है डिटेक्ट कर सकती है, आपको यही बताना है। ठीक है, हाँ जी। यानी देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, फ्लो साइटोमेट्री यानी प्रवाह कोशिका भित्ति जो है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल की लंबाई में कम से कम कितने अंतर को जो है डिटेक्ट कर सकती है। ऑप्शन है 1.5 MBP, ऑप्शन बी 15 MBP, ऑप्शन सी 25 MBP, ऑप्शन डी 100 MBP। जल्दी से बताइएगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी 1.5 MBP, देन आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एमओ इज ए पार्ट ऑफ दिस एंजाइम, यानी एमओ किस एंजाइम का पार्ट है। ऑप्शन ए है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ऑप्शन सी है हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन डी है नाइट्रोजिनेज। जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि एमओ जो है ये किस एंजाइम का पार्ट है, किस एंजाइम का अंश है। ऑप्शन ए है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ऑप्शन सी है हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन डी है नाइट्रोजिनेज। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रोजिनेज। ठीक है, तो एमओ जो है ये किस एंजाइम का पार्ट है, तो नाइट्रोजिनेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, द लिंकेज इन डिसैक्राइड्स इज ईथर, एस्टर, एमाइड या फास्फोडाइएस्टर। जल्दी से बताइएगा। यानी देखिए प्रश्न क्या है, द्विसैक्राइड के मध्य का जो बंध है वो क्या है। द्विसैक्राइड के मध्य का जो बंध है वो क्या होता है, ईथर होता है, एस्टर होता है, एमाइड होता है, या फास्फोडाइएस्टर होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी ईथर, देन आपका आंसर सही है। तो डायरेक्ट जो है इसको रट लीजिएगा, है ना, द लिंकेज इन डिसैक्राइड इज ईथर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दिस इज ए वैक्स। बताइए, यहाँ पे बोला ये गया है कि यह एक मोम है। वैक्स का मतलब क्या होता है, मोम। तो मोम के बारे में पूछा है कि कौन सा एक मोम है ना। देखिए पहला ऑप्शन है पॉमिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है एथिल पॉमिटेट, तीसरा ऑप्शन है हेक्साकोसाइल पॉमिटेट, चौथा ऑप्शन है सोडियम स्टोरेट। जल्दी से बताइए कौन सा एक वैक्स है, कौन सा एक मोम है। यानी ऑप्शन ए है पॉमिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथिल पॉमिटेट,
ऑप्शन सी है हेक्साकोसाइल पामीटेट, ऑप्शन डी है सोडियम स्टोरेट। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको याद रखना है हेक्साकोसाइल पामीटेट को जो है वैक्स कहते हैं, ये एक मोम की तरह होता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है नॉट ऑल प्रोटीन्स हैव ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये बोला गया है कि सभी प्रोटीन में नहीं होती है, कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता, कौन सी संरचनाएं नहीं होती है, प्राथमिक संरचनाएं नहीं होती है, या द्वितीयक संरचनाएं नहीं होती है, या तृतीयक संरचनाएं नहीं होती, या चतुर्थ संरचनाएं नहीं होती हैं। जल्दी से बताइएगा, सब प्रोटीनों में नहीं होती है, कौन सी संरचनाएं नहीं होती है? तो बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी द्वितीयक संरचनाएं नहीं होती है। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है ए ट्राईपेप्टाइड कंटेंस, देखिए ए ट्राईपेप्टाइड कंटेंस 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, 6 अमीनो एसिड, या 2 अमीनो एसिड। जल्दी से बताइएगा। यानी यहाँ पे ये पूछा है कि एक ट्राईपेप्टाइड्स में होते हैं कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो बच्चों ये होते हैं 3 अमीनो अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है बच्चों? अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हाउ मैनी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आर देयर इन एटीपी। यानी यहाँ पे प्रश्न में ये पूछा गया है कि बच्चों एटीपी में कितने फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, है ना। बताइएगा एटीपी में कितने फास्फोडाइएस्टर बंध जो है जुड़े हुए होते हैं, बॉन्ड्स जुड़े हुए होते हैं? 3, 2, 1 या 0? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी 0, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो याद रखना है एटी में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स कितने होते हैं, कितने होते हैं बच्चों? हाँ जी, एटीपी में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जुड़े होते हैं कितने? 0 होते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए यदि प्रश्न ये पूछ ले बच्चों कि डीएनए और आरएनए, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि डीएनए और आरएनए का चैन जो है ये किस बंध के द्वारा जुड़ा होता है? बताइए डीएनए और आरएनए का जो चैन है वो किस बंध के द्वारा जुड़ा होता है, किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है? तो बच्चों ये जुड़ा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जुड़ा हुआ होता है बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जो है जुड़ा होता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द पीएच ऑप्टिमम ऑफ पेप्सिन। यानी यहाँ पे ये पूछा है बच्चों पेप्सिन की इष्टतम पीएच क्या होती है। यानी सिंपली मैं आपको बताना है पेप्सिन का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 2, 4, 6 या 8? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों। तो वेरी गुड स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे पेप्सिन का पीएच वैल्यू पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेप्सिन का जो पीएच वैल्यू होता है ना वो क्या होता है? 1.5 से लेकर 2 के बीच में। तो देखिए तो 1.5 से लेकर 2 के बीच में कोई वैल्यू दिया हुआ है क्या आपको? देखिए ऑफकोर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए यानी 2 दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेप्सिन का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है स्टूडेंट विच हैज़ ए स्ट्रक्चर लाइक क्लोवर लीफ। बताइए किसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ की तरह होगा? बताइए डीएनए का, एमआरएनए का, टीआरएनए का, या आरआरएनए का? जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, किसकी संरचना है ना, किसकी संरचना क्लोवर की पत्ती की तरह जो है समान होती है? बिल्कुल फास्ट।
तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी टी-एराने, देन आपका आंसर सही है ना। तो देखिए ये करता क्या है, तो ये एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। क्या करता है, तो ये बच्चों एमिनो एसिड का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है, एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन करता है और राइबोसोम तक लाता है इसको, ठीक है, राइबोसोम तक लाता है, ठीक है, यही इसका काम होता है। अब देखिए, अब यदि हम लोग बात करें बच्चों डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, डीऑक्सी। देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट आप लोग अच्छे से जो है समझ लीजिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको, केवल लिख नहीं रहा हूँ, ये तो आप लोग भी जानते हो, है ना। और डीएनए जो है ये क्या है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अब बात करेंगे इसकी संरचना कैसे होती है, तो ये डबल स्टैंडर्ड की होती है। और इसकी खोज किसने की थी, डीएनए की खोज किसने की थी, तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, वाटसन एवं क्रिक, ठीक है, दो लोगों का नाम आता है, वाटसन एवं क्रिक ने किया था, ठीक है, हाँ जी, तो ये याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आरएनए भी है, स्मॉल आर कैपिटल आर एन ए, है ना। तो ये क्या है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, बस इतना जान लीजिए कि ये जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पे एमआरएनए है, इसका क्या काम होता है, तो ये एमिनो एसिड की पहचान करता है। एमआरएनए का क्या है, ये एमिनो एसिड की जो है आवश्यक तरीके से पहचान करता है और उन्हें जो है क्रम में सजा भी देता है, ठीक है, कौन, एमआरएनए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और आज की क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है तो मैं जो है इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि अगली बार से जो है मैं लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के पास लेकर आऊँ, है ना। जैसे आज तो 10 से 15 क्वेश्चन किए थे, अगर आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, है ना, तो उसके बाद मैं जो है ए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।